नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि लेटेस्ट और हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर इनमें से क्वेश्चन है वो निश्चित तौर पर आता है और क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस अपन जब करते हैं तो PYQ ही इसका बेस्ट आधार बनते हैं, जिसके द्वारा अपन एकदम से ऑथेंटिक मैटर है वो अपने तक पहुंचता है। तो उसी कड़ी के अंदर जो मनोविज्ञान की PYQ की सीरीज़ है उस सीरीज़ के अंदर ही अपन शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में प्रैक्टिस का पर्याय यानी कि मुख्य रूप से अगर अपन प्रैक्टिस करें तो ऑथेंटिक सोर्स क्या हो सकता है, तो वो हो सकते हैं PYQ। इसी को ध्यान में रखते हुए ये PYQ सीरीज़ है वो अवेलेबल करवाई जा रही है। ये 2020 सीरीज़ है। 2020 सीरीज़ का मतलब यहाँ पर यही है कि 20-25 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन आपके पास पहुँचे, जिससे अपन टॉपिक है वो अपने किस लेवल तक अपन तैयार कर चुके हैं और अपन इससे कितने क्वेश्चन हैं वो सही अटेम्प्ट कर सकते हैं नेगेटिव मार्किंग काट करके, और नेगेटिव मार्किंग को कम से कम स्तर पर अपन लेकर के चले जाएं। इसीलिए ये सीरीज़ है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो आज के अपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक NCF 2005 और NEP 2020, इन दोनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़े हुए 20 क्वेश्चन इस सीरीज़ के अंदर आपके समक्ष रहेंगे। तो देखें आप 20 टोटल क्वेश्चन हैं उनको, और टोटल 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, आपकी तैयारी इन टॉपिक के अंदर किस लेवल तक पहुंच चुकी है, इसका निर्धारण आज की इस क्लास के अंदर आप निश्चित तौर पर करें। तो शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन अपना है तो ये अपना NCF से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार से, क्या लैंग्वेज कहती है कि मुख्य रूप से निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, जो कि NCF 2005 के अंदर एक समिति थी, मुख्य रूप से राष्ट्रीय संचालन समिति या नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर और रीट एग्जाम 2021 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से हैं: अर्जुन सिंह, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर वेद प्रकाश, या फिर आपका क्वेश्चन है वो अनुत्तरित रहने वाला है। तो यहाँ प्रैक्टिस में तो अनुत्तरित क्वेश्चन छोड़ना, अगर अपन बिल्कुल ही इन चारों ऑप्शन से अनभिज्ञ हैं तो छोड़ें, प्रैक्टिस हो जाए साथ में, इसलिए ये 5वां क्वेश्चन जो अपना ऑप्शन है वो डाला गया है। आजकल सभी एग्जाम्स में ये चलता है। तो अपना यहाँ पर इनमें से क्वेश्चन जाएगा तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है NCF 2005 के अंदर, राष्ट्रीय संचालन समिति जो है इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। तो अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा? C। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने यही आंसर है वो गेस किया होगा और आप सभी का ये आंसर है वो बिल्कुल सही हुआ होगा। बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन देखते हैं तो क्वेश्चन इस प्रकार से अपना निकल करके आता है। दूसरा क्वेश्चन है NCF 2005 में कितने राष्ट्रीय फोकस समूह है, या जिनको केंद्रीय समूह भी कहा जाता है, सेंट्रल ग्रुप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रीय फोकस समूह के नाम से पूछा जा सकता है या फिर केंद्र समूह के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो ये समूह कितने समूह थे जो गठित किए गए थे NCF 2005 के अंदर। NCF मतलब कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में। सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। तो इनकी संख्या 20, 22, 21 और 23 इस प्रकार के आपके सामने ऑप्शन है। तो इनका राइट आंसर चला जाएगा। तो ये जो फोकस दल बनाए गए थे उनकी संख्या कितनी थी? 21 थी, 21। ठीक है, तो ध्यान में रखें कि NCF 2005 में कितने राष्ट्रीय फोकस समूह थे, कितने दल थे, कितने केंद्रीय समूह थे, तो इनकी संख्या थी 21। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिएगा, यशपाल समिति जो मुख्य रूप से NCF के लिए अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, इसमें कितने सदस्य थे, मेंबर कितने थे, ये ग्रेड 3 एग्जाम 2023 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इनकी संख्या 10, 15, 30 और 35। तो मुख्य रूप से यशपाल समिति के अंदर जो सदस्य थे उनकी संख्या टोटल थी 35। तो अपना आंसर यहाँ पर रहने वाला है D। एक चीज़ यहाँ पर मुख्य रूप से और ध्यान रखें कि ये जो संख्या 10 है ये यहाँ पर थी NCERT जो है इसके सदस्य, इस संस्था के सदस्य 10 थे जो यशपाल समिति के अंदर शामिल
थे। तो ये नंबर भी ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टोटल मेंबर यशपाल समिति के अंदर थे 35 और इनमें से एनसीईआरटी के जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखें। चलिए बात करते हैं अपन आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भार विहीन या बोझ रहित अधिगम, बोझ रहित या भार विहीन अधिगम या शिक्षा सीखना निम्न में से किस समिति की रिपोर्ट का नाम है? ठीक है, एक समिति बनी, इस समिति की रिपोर्ट आई एनसीईआरटी से संबंधित और उस रिपोर्ट के अंदर जो शीर्षक रखा गया वो क्या था? बोझ विहीन अधिगम। तो वो समिति कौन सी थी? तो देखिए मुख्य रूप से इस समिति को यशपाल समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर तो कौन सा चला जाएगा? यशपाल समिति। ऑप्शन राममूर्ति समिति, यशपाल समिति, सच्चर समिति और हरटांग समिति। तो इनमें से यशपाल समिति एनसीएफ के संदर्भ में जब बात आती है तो प्रोफेसर यशपाल। अब देखिए यशपाल समिति जो थी इसका वास्तविक जो नाम था ये राष्ट्रीय सलाहकार समिति, जिसका गठन किया गया था 1992 में। ये बात ध्यान में रखने वाली है। और 1992 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता के अंदर गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो अपनी रिपोर्ट जो दी गई, तैयार की गई, वो 15 जुलाई 1993 को ये रिपोर्ट दी गई। और इस रिपोर्ट का जो हेडिंग रखी गई, टाइटल रखा गया, शीर्षक रखा गया, वो थी बोझ रहित अधिगम, या जिसको अपन क्या कह सकते हैं? भार विहीन अधिगम। तो भार विहीन अधिगम या फिर बोझ रहित अधिगम, ये शीर्षक रखा गया राष्ट्रीय सलाहकार समिति के द्वारा। और राष्ट्रीय सलाहकार समिति प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ही कार्य कर रही थी, इसलिए इसको यशपाल समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लिया जाए कि भार विहीन अधिगम निम्न में से किस समिति की रिपोर्ट का नाम है। अब यहाँ पर समिति यशपाल समिति नहीं देकर के ये नाम भी दिया जा सकता है, राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी दिया जा सकता है। तो ध्यान में रखें बहुत अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अपना हो जाएगा यशपाल समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा, आर्ट्स एजुकेशन जो है उसको जोड़ने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, जो रीट 2021 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ जो ऑप्शन है उनको भी अपने को ध्यान से देखना है। और यही क्वेश्चन एक और एग्जाम के अंदर भी पूछा हुआ है, वहाँ इनके ऑप्शन अलग टाइप से दिए हुए हैं। देखिए मुख्य रूप से क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन जो हैं उनकी प्रकृति के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यहाँ देखिएगा एनसीईआरटी 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का मेन मोटिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? तो तार्किक चिंतन में वृद्धि, अभिवृद्धि। अब ये जो अपना पॉइंट आ रहा है वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन यहाँ अपने को इन पॉइंट्स में से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा हो सकता है जो कि एनसीएफ के अंदर और जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के अंदर जिनका जिक्र किया गया। तो देखिए तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना कला शिक्षा को जोड़ने से संबंधित, सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना, उसकी प्रशंसा करना। कला शिक्षा के अंदर मुख्य रूप से जितने भी मंदिर वगैरह हैं, जितनी अपनी झीलें हैं, बावड़ियाँ हैं, जितनी भी विरासत है उसकी सराहना करना, ऐतिहासिक जगहों का भ्रमण करवाना। ये इनमें से कौन कौन से उद्देश्य मुख्य रूप से रहे हैं? तो देखिए जो भी अपने पुराने किले वगैरह बने हुए हैं, जितने भी अलग अलग जो कि बावड़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं, ऐतिहासिक स्मृति स्थल बने हुए हैं, तो वो सारी अपनी विरासत है उसकी प्रशंसा करना, ये तो यहाँ पर मुख्य रूप से मुख्य उद्देश्य था ही था। ये तो यहाँ पर अपना राइट आंसर तो कौन सा बन जाएगा? सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना। लेकिन इन सभी को देखने पर थोड़ा बहुत उनमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या वास्तविकता थी, इन चीज़ों को जोड़ करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। इन चीज़ों को जोड़कर केवल भ्रमण करवाना ये तो उद्देश्य नहीं था, लेकिन कला शिक्षा यानी कि अपनी जो संस्कृति है उसके लिए जब विद्यार्थी जागरूक होंगे तो उनमें भ्रमण की जो स्थिति है वो भी क्या होगी, उनकी उत्सुकता है वो भी पैदा होगी। लेकिन यहाँ इन ऑप्शन की जब प्रकृति अपन देखते हैं तो मुख्य रूप से जो अपना उद्देश्य निकल कर क्या आता है वो क्या आता है? सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना। लेकिन इनके साथ में अदर उद्देश्य हैं वो भी शामिल थे, और आगे जब दूसरा क्वेश्चन आएगा तब आप इसको समझ पाएंगे। दूसरा उद्देश्य मैं अभी नहीं बोल करके और आगे उस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तब अपन समझेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पर अपना इस क्वेश्चन की प्रकृति के अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा? सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना, प्रशंसा करना। ये क्या था?
जो अपनी कल्चर है मुख्य रूप से, जो अपनी आर्ट है उसको जोड़ना, अपनी कला है उसको जोड़ना, ये इसका उद्देश्य था मुख्य रूप से। आगे बात करते हैं तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, यानी कि क्लासरूम में, स्कूल में एक शिक्षक है वो विद्यार्थी के लिए किस रूप में उपलब्ध होना चाहिए? एक अनुमोदक के रूप में, एक सुविधादाता के रूप में, अधिकारक के रूप में या तानाशाह के रूप में? तो मुख्य रूप से एनसीएफ की डायरेक्ट जो लाइन टू लाइन है वो चीज़ें लिखी गई हैं कि मुख्य रूप से शिक्षक है वो विद्यार्थी के लिए एक सुविधा प्रदाता का कार्य करेगा। अर्थात जो शिक्षक है वो एक विद्यार्थी को जो भी मैटर है उसके मार्ग में जो जो बाधाएं आ रही हैं, अधिगम में जो बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को दूर करने का कार्य करेगा, अर्थात एक सुविधा प्रदान करने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर अपना आंसर कौन सा चला जाएगा? शिक्षक की भूमिका एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यार्थी के जीवन में किस रूप में होनी चाहिए? सुविधा प्रदाता के रूप में होनी चाहिए। तो बी राइट आंसर अपना हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन अपना आता है, देखिए क्या है। एनसीएफ 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य अपन ने देखा, मुख्य रूप से उसके अंदर उद्देश्य का क्या था कि जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है उसकी प्रशंसा करना, उसकी सराहना करना। यहाँ गणित शिक्षण को जोड़ने का क्या उद्देश्य है? तो शिक्षकों का प्रशिक्षण करवाना। तो शिक्षकों के प्रशिक्षण करवाने से और पाठ्यक्रम के अंदर गणित को जोड़ा जाना, ये कोई उद्देश्य नहीं होगा। कक्षा अधिगम, यानी कि कक्षा में गणित को पढ़ा दिया जाए, तो केवल पढ़ा देना उद्देश्य भी नहीं हो सकता है, लेकिन अपन सारे ऑप्शन देखेंगे और उन ऑप्शन में यहाँ अपने को क्या देखना होता है कि जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो चुन करके आना पड़ता है। तो देखिए आगे, बालक के चिंतन का गणितीकरण, यानी वो गणित के हिसाब से सोचे, फैक्ट के हिसाब से सोचे, जो सत्य बातें निकल के आती हैं वो सोचे। और फिर अपना डी ऑप्शन है गणित की विषय वस्तु, यानी कि गणित के अंदर जो जो टॉपिक हैं वो पढ़ा दिए जाएं। तो देखिएगा शिक्षकों का प्रशिक्षण करवाना ये पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए नहीं हो सकता, केवल कक्षा में पढ़ा दिया गया बस इतना ही गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता। गणित शिक्षण के अंदर क्या होना चाहिए कि बालक गणित को कक्षा में सीखे और उस सीखी गई संक्रियाओं का अपने जीवन में प्रयोग भी करे। तो केवल कक्षा में अधिगम करवा देना ये भी गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता। केवल गणित की विषय वस्तु, यानी कि जो जो प्रश्नावलियां जोड़ दी गई उनको केवल पढ़ा दो, इतना भर उद्देश्य भी नहीं हो सकता। लेकिन एक ब्रॉड, एक विस्तृत उद्देश्य क्या हो सकता है? तो बालक के चिंतन का गणितीकरण, अर्थात वो गणितीय हिसाब से एकदम से सत्य चीज़ें जो उसके सामने कैलकुलेशन से आ रही हैं वो अपने जीवन में अप्लाई करे, उसके चिंतन का, उसकी थिंकिंग जो है वो कैसी हो जाए, मैथमेटिकल हो जाए, बिल्कुल वो जो फैक्चुअल बातें हैं वो सोचे, जो एकदम से कैलकुलेशन से तार्किक पद उसका चिंतन है वो हो जाए। गणित है वो क्या है? एक तार्किक विषय है, तो मुख्य रूप से उसका चिंतन किस लेवल तक पहुँचे? तर्क वितर्क करने वाले स्तर तक पहुँचे। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। आगे बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8, एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर सबसे ज़्यादा जोर देता है? तो करके सीखने पर, यानी कि कोई भी कार्य है, कुछ भी सीखा जा रहा है, अधिगम है, उस अधिगम को बालक स्वयं करे, प्रयोग करे और उसके बाद सीखे। दूसरा रटने पर, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, रटने की तो कोई भी शिक्षा है वो इसके अंदर ये गुण हो ही नहीं सकता, तो रटने के ऊपर बल नहीं देगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करना, काट देना, ये भी मुख्य रूप से अपना क्वेश्चन को सही करने का एक तरीका होना चाहिए। समस्या हल करने पर, तो समस्या हल करना ये सीखने का या एनसीएफ का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन केवल यही उद्देश्य। अब देखो समस्या हल करेगा तो समस्या हल करना किसके अंतर्गत आ जाएगा? सीखने की एक प्रोसेस के अंदर ही आ जाएगा। तो इससे बड़ा अगर अपन ने यहाँ पर एनसीएफ को नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी यहाँ पर अपना आंसर है वो क्या जाना चाहिए? करके सीखना। इसके ऊपर मुख्य रूप से अपना आंसर है वो राइट होना चाहिए, क्योंकि समस्या समाधान है वो तभी होगा जब अपन कोई वर्क करेंगे। तो ये तो एक छोटा उद्देश्य, यदि अपन ने एनसीएफ पढ़ रखी है तब तो बाकायदा अपने को ये सेंटेंस मिलेगा ऐसा का ऐसा, करके सीखना,
करके सीखने के ऊपर ही इसका क्या है, बेस है एनसीएफ का। तो पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा राइट आंसर, बिल्कुल बिना अन्य ऑप्शन को देखे भी अपन डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन जिसने एनसीएफ नहीं पढ़ी है वो भी यहाँ इन ऑप्शन की प्रकृति देख करके और आराम से उपयुक्त सभी है, वो आंसर कब होता, यहाँ पर यदि यहाँ कोई पॉजिटिव अगर बिंदु जोड़ा हुआ होता तो अपन सोच लेते यहाँ पर। लेकिन जब ये ऑप्शन जुड़ गया तो ये स्वयं कट गया और ये स्वयं कट गया तो फिर ये ऑप्शन भी कट गया। अब अपन आए इन दो पर, तो इन दो में से यदि नहीं पढ़ा हुआ है, उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, तो भी अपन कहाँ करेंगे, करके सीखने पर। ठीक है, लर्निंग बाई डूइंग, इसके ऊपर अपन जाएंगे। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करके सीखने। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कहता है, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया। यानी कि जो सीखने के अंदर या जो अधिगम है या जो पाठ्यचर्या रूपरेखा है उसमें गुणवत्ता लाने के लिए, क्वालिटी लाने के लिए और किस बात पर अधिक महत्व दिया गया, तो बौद्धिक संसाधनों को बढ़ावा देने के अंदर ज़्यादा महत्व दिया गया, या शिक्षित और अभिप्रेरित अध्यापकों को नियुक्ति देना, इस पर ज़्यादा महत्व दिया गया। तो देखिए सारी चीज़ें स्कूलों के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ भी अपने को क्वेश्चन की प्रकृति है उसको समझना जरूरी है। अपनी स्वयं की मनोविज्ञान, अपने मस्तिष्क की स्थिति, मनोदशा, उसको पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भौतिक संसाधन है वो ज़रूरी हैं, लेकिन ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। शिक्षित और अभिप्रेरित अध्यापकों का होना ज़रूरी है। बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संचरित अनुभवों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो बिल्कुल बालकों के ज्ञान के संदर्भ में और मुख्य रूप से अपने अनुभवों को उनको संरचित करना, अनुभवों को बालकों के सामने रखना, ये भी इसका एक उद्देश्य, अधिक महत्व इसके ऊपर भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए बालकों के लिए संचरित अनुभव, तो ये जो उद्देश्य है वो तो यहाँ शामिल हो गया। इसके साथ साथ क्या है, पाठ्यक्रम सुधार को, तो मुख्य रूप से बालकों के लिए और जो उनकी लाइफ के अंदर काम आने वाले अनुभव हैं उनको भी महत्व है। यानी कि जो एनसीएफ है वो क्या है, उसमें शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के ऊपर महत्व दिया गया है। बाल केंद्रित यानी कि बालक है उसको शिक्षण अधिगम का मुख्य बिंदु माना जाता है। तो जब बालक को मुख्य बिंदु माना जाएगा तो इन दोनों बिंदुओं में से आंसर है वो जाने की अपनी संभावना ज़्यादा रहती है। जब इन दोनों बिंदुओं के अंदर अपन पहुँच जाते हैं तो फिर ये जो बिंदु है वो तो ऑलरेडी सी ऑप्शन था, वो ऑलरेडी डी ऑप्शन के अंदर इंक्लूड हो चुका है। जबकि इसमें पाठ्यक्रम के अंदर सुधार करना, तो यहाँ पर देखो गुणवत्ता आयाम मतलब कि पाठ्यक्रम के अंदर या शिक्षण व्यवस्था के अंदर पूरी में सुधार कैसे हो सकता है, तो बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को अधिक महत्व दिया गया। किसमें, एनसीएफ 2005 के अंदर। और शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किन चीज़ों को, अनुभवों को और पाठ्यक्रम सुधार को ज़्यादा महत्व दिया गया। तो अपना राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, डी ऑप्शन चला जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार का होना चाहिए, पाठ्यचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, जो अध्ययन अध्यापन पद्धति है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। उदार पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों को सुलभ हो, बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को सुलभ हो ऐसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए। उदार पाठ्यचर्या, चलिए उदार पाठ्यचर्या के अंदर थोड़ा बहुत लचीलापन आए, बात करते हैं आगे और ऑप्शन देख करके। अपन केवल एक ऑप्शन पढ़े और आंसर पर नहीं जा सकते हैं यहाँ पर। अब देखो लचीली पाठ्यचर्या जो कमजोर विद्यार्थियों को सुलभ होनी चाहिए, कमजोर विद्यार्थियों के लिए, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल कमजोर विद्यार्थियों की बात कर रहा है, बाकी की बात नहीं कर रहा। आगे देखो उन्नत पाठ्यचर्या जो प्रतिभावान विद्यार्थियों को सुलभ हो, यहाँ भी प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सुलभ होनी चाहिए, लेकिन केवल प्रतिभावान के लिए हो तो ऐसा भी नहीं हो। आगे देखिएगा सार्वभौमिक पाठ्यचर्या, यहाँ पर देखो यहाँ उदार पाठ्यचर्या यानी कि विद्यार्थी के लिए थोड़ा बहुत उसमें लचीलापन है। यहाँ है सार्वभौमिक पाठ्यचर्या, इसका मतलब उसमें सारे के सारे गुण हों, वो लचीली भी हो, उसके अंदर जो सारे के सारे अध्ययन अध्यापन के बिंदु हैं, जीवन के बाहर के जीवन से, पाठ्य पुस्तक से बाहर, विद्यालय से बाहर का जो जीवन है, उस जीवन के जो अलग अलग पहलू हैं
उन पहलुओं को भी टच किया गया हो, ऐसी पाठ्यचर्या हो। तो सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो, तो उसमें कमजोर भी आ जाएंगे, प्रतिभावान भी आ जाएंगे, औसत विद्यार्थी हैं वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ बिल्कुल इन चारों ऑप्शन को पढ़ने पर और ऑप्शन की प्रकृति समझ करके अपन इसका आंसर दे सकते हैं कि सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों को आसानी से उपलब्ध हो, ऐसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए। ये अपनाने का जो मुख्य रूप से प्रयास है वो किसके अंतर्गत किया गया है, एनसीएफ 2005 के अंदर ही किया गया है। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो एनसीएफ 2005 का मुख्य दर्शन, मेन ध्येय क्या है। तो व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, यानी कि जो विद्यार्थी हैं वो मुख्य रूप से अपनी एजुकेशन को व्यवसाय से जोड़ें, बिल्कुल बिना बोझ के सीखना, सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना, CCE। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं वो एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो अपने को ऑप्शन है वो सारे पॉजिटिव लगते हैं। लेकिन यहाँ जो अपन पढ़ करके आए हैं मुख्य रूप से राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1992 के अंदर बनी, 1993 के अंदर रिपोर्ट सौंपी, उसका मुख्य ध्येय वाक्य क्या था, बिना बोझ के सीखना, भार विहीन अधिगम। ठीक है, तो बिल्कुल अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा, बिना बोझ के सीखना। ठीक है, और एक करके सीखना, ये दोनों चीज़ें हैं वो एनसीएफ 2005 के अंदर जुड़ी हुई हैं और इन दोनों सेंटेंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो अलग अलग तरह की एग्जाम के अंदर एनसीएफ से जुड़े हुए पूछे गए हैं। तो विशेष ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा। देखिए वही क्वेश्चन है जो पहले अपन जिसकी चर्चा कर चुके हैं, कला शिक्षा को विद्यालय शिक्षा में जोड़ने का उद्देश्य क्या है, रीट 2016 के अंदर भी पूछा हुआ क्वेश्चन, और इसके बाद भी जो क्वेश्चन अपन ने देखा था पहले वो बाद की एग्जाम के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ था। पहला ऑप्शन वो का वो जो वहाँ राइट आंसर करके आए अपन, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, उसकी सराहना करना। उसके बाद देखिएगा छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। तो यदि कला शिक्षा से जुड़ा हुआ रहेगा, अपनी विरासत से जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसका व्यक्तित्व है वो भी पुराने जो पर्सनैलिटीज़ हुई हैं, जो अलग अलग व्यक्तित्व हुए हैं, उनसे वो क्या करेगा, सीखेगा, और उसका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भी क्या होगा, विकसित होगा, संतुलित व्यक्तित्व उसका होगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, कला शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन पूछने की प्रकृति के आधार पर अपने को आंसर है वो देना होता है। सी जिसमें केवल ए सही है, तो यहाँ पर अगर केवल ए सही होता तो फिर तो ये ऑप्शन भी सही हो जाना चाहिए था, केवल ए ऑप्शन ही। यहाँ आता है विकल्प ए और विकल्प बी दोनों सही हैं। तो बिल्कुल जो कला शिक्षा है उसको जोड़ने का उद्देश्य ये भी है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखा जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, उसकी सराहना की जाए, और ये भी उद्देश्य है कि उस कला, अपनी कला संस्कृति को देख करके और जो विद्यार्थी हैं उनके व्यक्तित्व में निखार आए और उनका मानसिक स्वास्थ्य है वो भी क्या हो, विकसित हो, संतुलित रहे। तो अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा, डी, विकल्प ए और बी दोनों क्या हैं, सही हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, देखो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में, यानी कि एग्जाम की नेचर है उसको सुधारने के लिए निम्न में से क्या सुझाव दिया गया है, किसे सुझाया गया है। तो ओपन बुक एग्जाम, खुली पुस्तक प्रणाली, रीट 2011 के अंदर पूछा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सतत या निरंतर, लगातार, कंटिन्यूअस, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE की बात। सामूहिक कार्य मूल्यांकन, अर्थात मुख्य रूप से अपन कहें होलिस्टिक जो डेवलपमेंट होता है उसकी बात और उसके मूल्यांकन की, इवेल्युएशन की बात करता है। तो बिल्कुल एनसीएफ 2005 है वो ओपन बुक परीक्षा प्रणाली की भी बात करता है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव जो इवोल्यूशन है उसकी भी बात करता है, और सामूहिक कार्य मूल्यांकन की भी बात करता है। तो ये सभी कार्य जो हैं वो एनसीएफ 2005 के अंदर विद्यालय शिक्षा के अंदर परीक्षा पद्धति को सुधारने के लिए सुझाए गए हैं। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है, यानी कि एनसीएफ जो बातें कहती है उन बातों में कौन सी बात शामिल नहीं है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2020 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो ज्ञान को स्कूल के बाहर, यानी स्कूली ज्ञान है उसको बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी विद्यार्थी स्कूल में जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, जो नॉलेज गेन करता है उसको वो अपने बाहर के जीवन में अप्लाई करे। तो बिल्कुल ये चीज़ है वो एनसीईआरटी के सिद्धांतों के अंदर शामिल है। उसके बाद में पढ़ाई है वो रटंत प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना। तो बिल्कुल पढ़ाई है वो समझ पर आधारित होनी चाहिए, रटने की प्रणाली के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये बात भी एनसीईआरटी के सिद्धांतों में शामिल है। इसके बाद में स्कूली शिक्षा नव उदारवाद की अवधारणाओं को विकसित करना, स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणाओं को विकसित करना। चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, उस पर पहुंचेंगे। आगे देखिएगा, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, यानी कि जो एग्ज़ाम है उसकी नेचर को ऐसा किया जाए कि हर एक विद्यार्थी की अप्रोच तक वो एग्ज़ाम रहे और उसको कक्षा की जो एक्टिविटीज़ हैं उससे जोड़ा जाए। यानी कि ऐसा नहीं कि कक्षा की एक्टिविटीज़ हैं वो अलग हैं और एग्ज़ाम है उसकी पद्धति है वो अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ये चीज़ भी एनसीईआरटी के सिद्धांतों में शामिल है। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बचता है कि स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा है, यानी कि जो पॉलिटिकल अप्रोच हैं उनको बहुत ज़्यादा विकसित करना, ये एनसीईआरटी के सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो यहाँ पर अपना जो आंसर चला जाएगा वो कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन चला जाएगा कि ये एनसीईआरटी के सिद्धांतों के अंदर शामिल नहीं है कि स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा को विकसित किया जाए। ये एनसीईआरटी के उद्देश्यों में, उनके सिद्धांतों में नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आंकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है। राष्ट्रीय आंकलन केंद्र यानी कि मुख्य रूप से जो विद्यार्थी हैं उनकी प्रोग्रेस को जांचने के लिए जो आंकलन किया जाता है उसकी जो एजेंसी है, मुख्य जो अपना केंद्र है, उसको क्या नाम दिया गया है। रीट 2021 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है और थर्ड ग्रेड 2023 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीक्षा, निखार, दिशा, परख। तो यहाँ पर देखिएगा जो एनईपी 2020 है उसमें आंकलन केंद्र को जो नाम दिया गया है, ये नाम दिया गया है परख, PARAKH, परख। ठीक है, ये नाम मुख्य रूप से रखा गया है। जो एनईपी 2020 के अंदर राष्ट्रीय आंकलन केंद्र है उसका नाम क्या रखा गया है, परख ही रखा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला है, कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बात करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16, नई शिक्षा नीति जो है एनईपी 2020 है उसके तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है, कितने लेवल के ऊपर बांटा गया है। तो मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा है उसको 5, 4, 2 या 3, तो कितने लेवल पर बांटा गया है, 4 लेवल के ऊपर इसको बांटा गया है। ठीक है, मुख्य रूप से पहली जो यहाँ पर स्तर है वो है फाउंडेशन स्टेज है। उसके बाद में यानी कि मुख्य रूप से अपन यूँ कहें कि पूर्व प्राथमिक है, ये क्या है, पूर्व प्राथमिक स्तर है। उसके बाद में प्राथमिक स्तर है, उसके बाद में उच्च प्राथमिक स्तर है और उसके बाद में माध्यमिक स्तर है। इस प्रकार से टोटल ये फाउंडेशन स्टेज, फिर प्रीपरेटरी स्टेज और फिर ये मुख्य रूप से मिडिल स्टेज और उसके बाद में ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी स्टेज। तो इस प्रकार से ये 4 लेवल हैं वो बनाए गए हैं। चारों लेवल के अंदर अलग अलग कितने कितने वर्ष को मुख्य रूप से एज ग्रुप के अंदर 3 से लेकर के 18 वर्ष तक का एज ग्रुप है वो अब शामिल है। पहले ये 14 वर्ष तक था, उसके बाद में इसको कितना कर दिया गया है, 14 की जगह 18 पढ़ने जाने की जो बात है वो कही गई है नई शिक्षा नीति के अंदर। तो इतनी इस एज ग्रुप को और 4 भागों के अंदर बांटा गया है और इन चारों भागों के अंदर भी कौन सी कक्षा कहाँ से कहाँ तक और कितने कितने वर्ष के अंदर बांटा गया है, आगे के क्वेश्चन में अपन देखेंगे इसको, इसलिए मैं पहले उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर कितने लेवल हैं, 4 लेवल के ऊपर बांटा गया है। चलिए बात करते हैं आगे। तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक
के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, यानी उनकी एजुकेशन है वो किस मीडियम में होनी चाहिए, अंग्रेजी मीडियम के अंदर इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, हिंदी में होनी चाहिए या संस्कृत में होनी चाहिए, या फिर उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा जहाँ पर वो रह रहे हैं लोकल लैंग्वेज उसमें होनी चाहिए। तो जो नई शिक्षा नीति है उसमें यह तय किया गया है कि जो बालक 5वीं क्लास तक का है तब तक उसकी एजुकेशन है वो मातृभाषा में या लोकल लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए। तो अपना आंसर है वो क्या जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये, लेकिन बात ध्यान में हो तब आसान बनता है। चलिए वो क्वेश्चन आ चुका है कि 4 लेवल हैं वो कौन कौन से हैं, कितने कितने एज ग्रुप के अंदर हैं। तो देखिएगा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18, ये बहुत यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने एज ग्रुप के जो बालक हैं उनके लिए मुख्य रूप से और जो एजुकेशन है उसको एजुकेशन पॉलिसी को अलग अलग बांटा गया है। तो 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्न में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है। जो एज ग्रुप बनाए गए हैं वो कौन कौन से बनाए गए हैं, तो देखिए 3 + 3 + 4 + 5 ये है, या 3 5 3 4 ये है, या फिर 5 3 4 3 ये है, या फिर 5 3 3 4 ये है। तो बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वो अपना होगा 5 3 3 4। राइट आंसर कौन सा होगा, 5 3 3 4। यानी कि जो मुख्य रूप से फाउंडेशन स्टेज है उसमें 5 साल तक की एजुकेशन है उसको 3 वर्ष से लेकर के 15 तक है ना, तो इसके अंदर मुख्य रूप से ये 5, और इसमें क्लासेस कौन कौन सी होंगी, मुख्य रूप से इसके अंदर LKG UKG प्रेप, ठीक है, LKG UKG प्रेप, और उसके बाद में अपन देखते हैं तो फर्स्ट और सेकंड क्लास तक ये 5 कक्षाओं की जो अध्ययन की जो अवस्था है उसको इस ग्रुप के अंदर रखा गया है। 5 साल की जो एजुकेशन है उसके अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद में अपन देखते हैं तो 3rd 4th और 5th ये जो 3 क्लासें हैं वो सेकंड ग्रुप के अंदर रखी गई हैं, यानी कि ये फाउंडेशन स्टेज है। उसके बाद में यहाँ देखते हैं, यहाँ जब अपन आते हैं तो ये मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आएगी। उसके बाद अपन देखते हैं तो कक्षा 6 7 और 8 ये 3 वर्ष का जो यानी कि 3 साल की ये एजुकेशन है ये मुख्य रूप से किसके अंदर आ जाएगी, उच्च प्राथमिक के अंतर्गत आ जाएगी। और उसके बाद यानी मिडिल स्टेज के अंदर उस लेवल के ऊपर आएगी। और उसके बाद में 4 साल की एजुकेशन है जो कक्षा 9 10 11 और 12। तो इस प्रकार से स्कूली शिक्षा है उसको मुख्य रूप से कितने ग्रुप के अंदर बांटा गया है, 4 ग्रुप के अंदर बांटा गया है। और वो 4 ग्रुप हैं वो कितने कितने वर्ष के बनाए गए हैं, तो 5 3 फिर 3 4, 5 3 3 4, ठीक है। बीच में यहाँ पर अपने को 3 3 के 2 ग्रुप हैं वो लेने हैं। तो इस प्रकार से नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये जो एजुकेशन शेड्यूल जो है वो रखा गया है। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कहता है, NEP 2020 के अनुसार ECCE, बहुत चर्चा में है ये भी ECCE, तो ये इसका पूर्ण रूप क्या है। मुख्य रूप से ये क्या होता है कि आजकल जो आंगनबाड़ी वगैरह हैं उनके अंदर और प्रशिक्षित जो मुख्य रूप से शिक्षक उपलब्ध करवाने के लिए और एक तरह से मदर टीचर उपलब्ध करवाने के लिए और एक कोर्स चलता है ECCE। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है, ये चीज़ ग्रेड 3rd एग्जाम 2023 के अंदर पूछा हुआ है। तो मुख्य रूप से ये क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ये तो यहाँ पर बिल्कुल अपना क्वेश्चन को पढ़ते ही और आंसर है वो राइट जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या रहेगा, मुख्य रूप से यही है एलिमेंट्री यानी कि प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ECCE, तो इसका क्या रहेगा, मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ठीक है। यह है ऑप्शन अपना क्या रहेगा, इसका राइट आंसर ही रहेगा। बाकी सभी हैं वो इन्हीं को घुमा करके और ये देखभाल वगैरह कहीं वर्ड आगे पीछे यूँ जोड़ दिए गए हैं। तो यहाँ पर तो इस ऑप्शन को देखते ही अपना आंसर है वो राइट हो जाना चाहिए। ECCE की फुल फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगी, मुख्य रूप से एलिमेंट्री यानी कि प्रारंभिक चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। बात करते हैं
अगले और लास्ट क्वेश्चन की आज की इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना। NEP 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट है वो कौन सा है? थर्ड ग्रेड एग्जाम 2023 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये भी अगर अपन ने पढ़ रखा है तो अपने को इसका जवाब आएगा, अन्यथा इसको अपने को गेस लगाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन है कर्नाटक। सबसे पहले NEP को लागू करने वाला अगर भारत का कोई स्टेट है तो वो कौन सा है? कर्नाटक है। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट। तो इस प्रकार से अपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु NCF 2005 और NEP 2020 इन दो बिंदुओं से जुड़े हुए 20 प्रश्नों की अपन ने चर्चा करी, और यह क्वेश्चन आपकी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करेंगे। इस उम्मीद के साथ में मैंने ये क्लास है वो डिज़ाइन करी और आपके समक्ष प्रस्तुत करी है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना प्रेम है वो चैनल के ऊपर बनाए रखें और लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मिलते हैं फिर से एक और नई शानदार जानदार क्लास के साथ में। वीडियो पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।